Assalamu alaikum. Today, our chapter number 4 and lecture number 5 is about energy and implication of energy and efficiency. As we already discussed about the first portion of this chapter, work. Now we are moving towards the second portion of this chapter, energy, the implication of energy and its efficiency of different machines that give input and output. Our chapter 4 is about work and energy, and in this chapter, we have already covered our first portion, work. And then now moving toward our second portion, that is energy. Now, let us start. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 टॉपिक जो कि पावर देखा, ठीक है। और इस लेक्चर में हमने देखना है कि 4.4 टॉपिक जो कि एनर्जी के बारे में है। और ये सेकंड पोर्शन कह सकते हैं इस चैप्टर का। इससे पहले हमने जो पोर्शन देखा वो वर्क के बारे में ही टोटल था और वर्क को ही एक्सप्लेन करते हुए हमने देखा। तो अब हम एनर्जी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ से हम अपना सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होती है और एनर्जी होना ज़रूरी क्यों है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि हमें एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है, कि वो आपके पास एक कैपेसिटी होती है बॉडी की, ठीक है। तो आपके पास जो मेन पॉइंट है वो कैपेसिटी ऑफ द बॉडी है, या एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कि आपके अंदर काम करने की अगर सलाहियत होगी या आपके अंदर पावर, इतनी एनर्जी होगी कि आप उस काम को कर सको, तभी, ठीक है, उस चीज़ को आप काम कर सकेंगे। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप में एनर्जी नहीं है, जिस तरह आप डल हो जाते हो, ठीक है, पढ़ाई के टाइम डल हो जाओगे या किसी और टाइम डल हो जाते हो, तो आप उस टाइम पे देखोगे कि हम आपकी एनर्जी वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने का। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी जा रही है कि आप कैपेसिटी, कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी बॉडी में, ठीक है। चाहे वो एक चेयर हो या कोई टेबल हो, ठीक है, या कोई बुक हो जो कि टेबल पड़ी हुई है, ठीक है, या किसी बॉल को हमने किसी जगह फेंका है, ठीक है, और या हमारे अपने अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बता रहा है कि हमारे पास जितनी कैपेसिटी है कि कितना काम कर सकें, उसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अगर एग्जांपल से समझा दूँ, जैसे हमने वर्क को पीछे डिस्कस किया था कि ए पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स पे, और वो मूव करके बी पॉइंट पे चला जाता है। तो ये मूव कैसे किया, फोर्स से ना। तो फोर्स नहीं होगी तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर एनर्जी ही नहीं है तो फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी। अगर एनर्जी ही नहीं है तो हमारे पास ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा, और इस पे फोर्स भी अप्लाई नहीं हो सकती। तो फोर्स ही एनर्जी की वजह से ही वर्क कर रही होती है, ठीक है। आप फोर्स बेशक लगाते रहो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो एनर्जी भी उस टाइम पे नहीं होती, ठीक है। और इसी तरह अगर इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन की जाए, तो इसकी दो टाइप यहाँ पे लिखी गई हैं। तो पहली टाइप जो सी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी टाइप पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है और क्यों होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को जस्ट रीड आउट करते हैं। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से हो रही हो, वो एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी थी एक बॉक्स की, ठीक है, और वो बॉक्स ए है, ठीक है, उसको मूव करके मैं आगे की तरफ बी पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे बी पॉइंट पे जब ये पहुंच जाता है, उसके बाद आप देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हुई, एनर्जी की वजह से हुई। अगर इस ए बॉडी में, ठीक है, इस बॉडी में जो ए पॉइंट पे पड़ी हुई है, इसमें अगर एनर्जी नहीं होती तो ये आगे की तरफ मूव नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो एनर्जी होगी तब भी ये आगे की तरफ मूव करेगी। और ये एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब यही है कि आपके पास काम करने की सलाहियत इतनी रखती है जितनी इसके अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी खत्म कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, ना कि अपवर्ड मोशन है। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हम अलग एनर्जी की बात करेंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है।
तो if m is the mass of the body is moving with velocity v, then kinetic energy will be, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो हमने यहाँ पे देख लिया कि एम वी स्क्वायर होता है विद 1। तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे एक्सप्लेन करती है और कन्वर्ट कैसे होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे आपको इनिशियली जहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि एक माउंटेन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियली पोजीशन पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और ड्यू टू मोशन ये आपके पास कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी ऑन दी सरफेस ऑफ ग्राउंड मौजूद है तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है? क्योंकि वो मोशन कर सकती है। तो मोशन जब कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। और जब वो मूव करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रही होती है तब हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास कन्वर्ट होती रहेगी ऐसा ऐसा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी में ड्यू टू सम हाइट। तो हमारे पास जो पहली हाइट थी वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी और दूसरी हमारे पास जो यहाँ पे दी गई है वो एक टॉप पोजीशन दी गई है जहाँ पे वो एक पोजीशन चेंज करके मतलब हाइट कवर करके ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि आपके पास ये जो सा मैथ है ये साइकिल ही जो साइकिल पे सवार है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एनर्जी इन हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा एनर्जी बढ़ रही है और साथ में कन्वर्ट भी हो रही है किस फॉर्म में कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी ड्यू टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इसी तरह मूव ऑन करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पे आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये मूविंग टूवर्ड डाउनवर्ड वापस की तरफ आता है अपनी इनिशियल पोजीशन जो कि ग्राउंड की तरफ वापस आ जाता है, ठीक है। तब हमारे पास देखा जाएगा कि इसमें क्या फर्क आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा से इंक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक कंजर्वेटिव एनर्जी है। तो इससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन बताना इसलिए जरूरी था कि हमें पता चले कि काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से थी वो कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। अगर मैं उसको वही मोशन करते हुए एक हाइट पे पहुंच, जब मैं वही मोशन करते हुए एक हाइट पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मोशन, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हाइट पे पहुंच जाता हूँ, तब हमारे पास जो उसकी एनर्जी होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे हाइट की वजह से आ जाती है। तो ये एग्जांपल थी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एक जहाँ पे गर्ल खड़ी है, ठीक है, हाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी जो हाइट है वो एच है, ठीक है। ड्यू टू दिस हाइट इसमें जो एनर्जी पाई जाएगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसके हैंड में एक बॉल है तो इसमें भी हमारे पास क्योंकि ये भी बॉल जो सी है ये भी एक हाइट पे है तो इसकी भी अंदर जो सी एनर्जी होगी वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ही एग्जिस्ट कर रही होगी। इसी तरह हम आगे मूव ऑन करते हैं, जब ये थ्रो डाउन कर देती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ग्राउंड स्टेट पे ये उसको थ्रो कर देती है, तब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही होती है और कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस एग्जांपल में ये चीज बताई गई है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू पोजिशन। हम पोजीशन चेंज करेंगे वर्टिकली, ना कि हम हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली हम मेजर करते हैं, मतलब हॉरिजेंटली कोई पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, किसी बॉक्स को मूव करके आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो वो भी पोजीशन चेंज ही होता है, लेकिन वो पोजीशन चेंज ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता, ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होता, ठीक है। अगर मैं ग्रेविटेशन फील्ड के मुताबिक उसको चेंज करना स्टार्ट करूं एक हाइट के मुताबिक, ठीक है, तब वो चेंज जो सा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या बताता है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे।
एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हमारे पास किसी भी बॉडी में जब पोजीशन चेंज आता है, ठीक है, हमने पोजीशन चेंज हॉरिजॉन्टल भी देखा हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात ड्यू टू मोशन हो जाता है तो इस वजह से हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन ड्यू टू हाइट सम पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ सरफेस से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और वो ग्राउंड स्टेट से, जो कि जी यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ मूव करके एक हाइट कवर करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी से वो कन्वर्ट होती किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्यू टू दिस हाइट, वो हमारे पास एम जी एच में कन्वर्ट हो जाती है। एम जी फॉर ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और जो एच है वो हाइट है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो कि हाइट की वजह से है। तो यहाँ पे रीड आउट करते हैं, इफ अ mass of a body having gravitational acceleration and it covers some height, तो वो कुछ height cover करता है, then the potential energy becomes P E is equal to mgh, m for mass, g for gravitational acceleration and h for height। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस रिलेशन के थ्रू हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा एनर्जी का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी दो टाइप्स देखी और इंट्रो देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डेली बेसिस पे जो इसकी एग्जांपल्स होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है, और इसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद एफिशिएंसी की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके पास 4.5, इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, और उसके बाद हम एफिशिएंसी को देखेंगे। तो ये दोनों हम दोनों टॉपिक इकट्ठे मिला के एक ही उसमें टॉपिक में मर्ज करके देखेंगे, जहाँ पे इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे कि हमारे पास प्रैक्टिकल। इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस, तो इसे हमें देखना है कि प्रैक्टिकल में हमारे पास जो एनर्जी की इम्प्लीकेशन है वो कैसे डिपेंड करती है और उसमें क्या इफेक्ट आते हैं। और उसके बाद एफिशिएंसी, जो कि इसका एक मेन फार्मूला है, ठीक है, कि एनर्जी की लॉसेस की वजह से किसी भी डिवाइस में एफिशिएंसी फाइंड की जाए तो वो हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट, ठीक है। तो वर्क आउटपुट को हम फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय वर्क इनपुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो एफिशिएंसी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। तो आई ओ ओवर आई मतलब आउटपुट ओवर इनपुट हमारे पास एफिशिएंसी कहलाती है, जो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ड्यू टू हैवी मशीन, ठीक है। ये मैकेनिकल मशीन है, इस वजह से हम इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी कहेंगे। तो अगर बात करें कि हमारे पास एक एग्जांपल की, जिसमें हमारे पास क्रेन यूज की गई है, क्रेन आपके पास मैकेनिकल मशीन है, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में किसी भी हैवी लोड को पिकअप करने के लिए या उठाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म की चीजें यहाँ पे मशीन में लगी होती हैं। एक आपके पास लीवर होता है, जो कि ये आपको शो किया जा रहा है रेड की लाइन में, ठीक है। और एक आपके पास यहाँ पे हुक होती है, हुक के साथ आपके पास पुली होती है, ठीक है। पुली की मदद से ये जो थ्रेड यहाँ पे आपको शो किए जा रहे हैं, ये आपके पास हैंग किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे एक हमारे पास व्हील होता है और एक्सेल होता है, जिसकी मदद से वो रोटेट कर सकता है इजिली। तो हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हम किसी भी लोड को, हैवी लोड को, कार को उठा के लोड कर सकते हैं या उसको पोजीशन चेंज करा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस पिकिंग अप लोड, तो हमारे पास इसमें तीन फैक्टर का लॉस आता है एनर्जी का, जो हम देखते हैं। तो वो हमारे पास एक आ जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, वो तो आपको ऑब्वियसली पता है, जब भी कोई मोशन हो रही होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे पास एक लॉस आ जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरे हमारे पास कौन सी होगी, वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पुली लगी हुई है, और पुली की वजह से ये इसको स्वयं खींच रही है, किसी भी लोड को ऊपर तरफ पिकअप कर रही है। तो इसमें हमारे पास एक ग्रेविटी इंक्लूड होती है। तो ग्रेविटी की फोर्स भी यहाँ पे हम माइनस की जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ग्रेविटी यहाँ पे माइनस की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो थर्ड वाली, इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन हमने जो सी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की वो हमने ये मेन यहाँ पे देखी। तो तीसरी हमारे पास कौन सी हो सकती है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, हीट हो सकती है, ठीक है, हीट लिख देते हैं। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो आप।
तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी हमारे पास प्रैक्टिकल डेली लाइफ में लॉस हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यूजिंग द पुली। ठीक है, वेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स, तब हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, वो इनपुट जो कर रहे हैं वो हमारे पास फोर्स है, और आउटपुट क्या आएगी उसमें एनर्जी की फॉर्म में वो पिकअप हो जाएगा, तो वो हमारे पास आउटपुट होगी। तो हमने देखना है कि कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की और कितनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिली, तो उसका रेशियो ले लेंगे तो हमें एफिशिएंसी इजीली फाइंड हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे अभी जिस तरह मैंने प्रीवियसली स्लाइड में डिस्कस किया कि आपके पास आउटपुट होती है जब इनपुट आप प्रोवाइड करते हो, तो वहां से आपको मशीन से आउटपुट फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं कि इफ अ मशीन मूव्स अ लोड डब्ल्यू, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस एच। तो हमने देखा था कि हमारे पास लोड को ऊपर की तरफ जब मूव किया जा रहा है सम डिस्टेंस एच, तो हमारे पास एक यूजफुल वर्क होता है। ठीक है, तो वेट को हम जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वर्क होगा। तो उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एनर्जी है आउटपुट में, ठीक है, वो कैसे आएगी, जो लोड है, ठीक है, और डिस्टेंस जितना हमारे पास कवर हो रहा है। ठीक है, और लोड में हमारे पास जो वेट है वो इंक्लूड किया जा रहा है, तो एफ इंटू डी हमारे पास आउटपुट वर्क यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, जो आउटपुट वर्क हमें मिल रहा है। इसी तरह हम चलते हैं इनपुट वर्क की तरफ कि हमें इनपुट कितना उस पर अप्लाई किया। तो इफ एन एफर्ट एफ इन, जो आपके पास इनपुट फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है उसको उठाने के लिए ऊपर की तरफ, तो वो हमारे पास यूज की जाती है। और डिस्टेंस जी इन, देन द वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। तो हमारे पास जो वर्क किया जाएगा वो हमारे पास इनपुट वर्क होगा और इनपुट कहलाएगा उस सिस्टम का। ठीक है, तो इसी तरह हमने फार्मूला जो प्रीवियस देखा आउटपुट का, जो कि लोड इंटू डिस्टेंस है, एफ आउट इंटू डी आउट, जो कि डिस्टेंस आउट है। ठीक है, और इसी तरह हम अगर इनपुट की बात करें तो हमारे पास इनपुट इक्वल टू एफर्ट फोर्स इंटू एफर्ट डिस्टेंस, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उसकी फोर्स और जितना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो इनपुट होगी। और इसी तरह इनपुट में हमारे पास एफ इन इंटू डी इन मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास इनपुट आ जाती है। तो इसी तरह एफिशिएंसी की, जिस तरह मैंने प्रीवियसली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट वर्क ओवर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला यहाँ पे शो किया जा रहा है, आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क। ठीक है, आउटपुट की जगह मैं लोड फोर्स इंटू लोड डिस्टेंस करूंगा, और इनपुट की जगह एफर्ट फोर्स इंटू एफर्ट डिस्टेंस करूंगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें किसी भी मशीन में कितना एफिशिएंसी है, कितने काम करने की सलाहियत है, वो कितनी देर तक काम कर सकेगा, या कितना एफिशिएंट है। ठीक है, आइडियल के कितना नज़दीक है। तो हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाती है। तो इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं प्रीवियस वाले फार्मूले को, जो कि परसेंटेज डेंसिटी आ जाएगी आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क इनटू 100, तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू आउट ओवर डब्ल्यू इन इंटू 100 आ जाएगा, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि हमारे पास 100% इसकी एफिशिएंसी अगर आ गई तो हमारे पास वो आइडियल केस है, और 100% अगर नहीं आई तो हमारे तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने एनर्जी और उसके टाइप्स देखी और इम्प्लीकेशन देखी, एनर्जी के जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशन होगी, ठीक है, उसको देखा। उसके बाद एफिशिएंसी देखी, और एफिशिएंसी वो इम्पैक्ट देखा कि एफिशिएंसी का इम्पैक्ट क्या होता है आइडियल केस में और हमारे पास प्रैक्टिकल केस में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम डिवाइसेस में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए एफिशिएंसी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।